अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। जनाब, ईद की छुट्टियों में पूरा हफ्ता, गुज़श्ता हफ्ता तमाम लोग मसरूफ़ रहे और उसके बाद रवा हफ्ते का ये पहला दिन है, वर्किंग डे। और आपको जनाब काफ़ी कुछ मुल्क में हो चुका। उससे पहले रमज़ान में आपसे मुलाकात होती रही और जो मुल्की सियासी मंजरनामा है खासकर, वो खासा तब्दील हो चुका है। तब्दीली की दावेदार हुकूमत खुद तब्दील हो चुकी है, खुद जा चुकी है और मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ बन चुके हैं और इसके साथ ही साथ काफ़ी तब्दीलियां मुल्क में रूनुमा भी हो चुकी हैं। जैसे ही खान साहब की हुकूमत की, उसके साथ ही एक लेटर गेट यानी कि एक मरासले का तस्करा होना शुरू हो गया। बहुत सारे सवालात भी इस पर उठाए गए, बहुत सारा इशू भी बना हुआ है, बहुत सारे मुतालबात भी इस पर सामने रखे जा रहे हैं। तो जनाब, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि जो मरासले का जिक्र हो रहा है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया है उसने किसी भी किस्म की साजिश की नफी कर दी है। खान साहब चाहते हैं कि एक कमीशन बनाया जाए, प्रॉपर उसकी बाकायदा तहकीकात हो और फैसला हो। अब देखना यह है कि आया आने वाले दिनों में क्या होता है या क्या नहीं होता है। ये भी हम आपको बताएं कि जो खान साहब हैं, उन्होंने 27 मार्च को जब इस्लामाबाद में जलसे से खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें लिख कर धमकी दी गई है। अब माजी में अगर तारीख का थोड़ा सा जायजा लिया जाए तो क्या माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं? क्या लिखकर धमकी दी जाना आम बात है, कॉमन है, या ऐसा हो भी सकता है? तमाम पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि खान साहब ने लेटर गेट के मामले पर अपनी एक ही बात रखी है या फिर वो 27 मार्च से अपने बयानात तब्दील कर रहे हैं? अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेटर गेट के मामले के ऊपर भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और अहम मामला जिस पर अभी हम डिस्कस करना चाहेंगे और जनाब वो है पाकिस्तान का जो मईशत का मामला है, जो मुआशी सूरत हाल है, उसके ऊपर जिक्र करेंगे कि मुआशी बहाली, IMF प्रोग्राम, टैक्स कोलेशन, ये पाकिस्तान के इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मसाइल हैं जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त अवाम जो है उनका जो है जनाब पाकिस्तान के अवाम अशिया की ज़रूरियात सस्ते दामों फराहम करना भी हुकूमत की प्रायोरिटी है। बात करेंगे माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने वक्त निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में है और IMF की शराइत के तहत पाकिस्तान को अपना बजट खसारा भी कम करना है और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी रखने से इस पर अमल भी नहीं हो पाएगा। क्या हम समझ लें कि पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा आ रहा है? सबसे बुनियादी नुकता ये है कि मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत के साथ। इस वक्त जो PTI की क़यादत है उसकी तरफ से जो बयानिया सामने लाया जा रहा है, शेख रशीद साहब खाना जंगी की बात कर रहे हैं। अगर एक तरफ बयानिया खाना जंगी का हो, दूसरी तरफ हम मईशत पे गौर करें तो दोनों मैं समझता हूँ कि इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। दोनों में से एक को दफनाना होगा। या तो जो खाना जंगी का बयानिया है उसको दफना दिया जाए और या फिर मईशत को दफनाना होगा। दोनों इकट्ठे नहीं आगे बढ़ सकते। आपने जो जिक्र किया, आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने IMF के पैकेज का जिक्र किया। देखिए, दो हकायक ऐसे हैं कि PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन जो बजट का खसारा है वो छोड़ के जा रही है। मेरा तखमीना है कि कहीं 5000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का खसारा जब साल ख़त्म होगा तो आपके सामने आएगा। दूसरा, जो पाकिस्तान की तारीख का 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा है, वो भी आप देखिएगा कि ये जब साल ख़त्म होगा जून की एंड में आपको तकरीबन 45 या 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा सामने आएगा, जो हमने इस लेवल पे तिजारती खसारे को पहले कभी नहीं देखा। अच्छा फारूक साहब, खान साहब की हुकूमत गई, ऑपोजिशन ने उस वक्त यही कहा कि जो मुल्की मुआशी सूरत हाल है वो शदीद बहरान का शिकार है। गुज़श्ता हुकूमत के पास कोई बेहतरीन मुआशी पॉलिसी नहीं है। 3 साल देखा, हर चीज महंगी हुई, मुल्क तबाह हो गया, बर्बादी हो गई। अब जो नून लीग की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, आपको लगता है कि ये सब कुछ रिवर्स कर पाएगी? जो मुल्की मुआशी सूरत हाल है वो बेहतरी हो पाएगी?
जी, मैं कह रहा था कि माशी चैलेंजेस मैंने अपने करियर में या पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े पहले नहीं देखे जितने अब सामने आ रहे हैं। मईशत के ऊपर सियासी फैसले किए जा रहे हैं। फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम साहब ने जो 10 रुपए की पेट्रोल और डीजल के ऊपर छूट दे दी थी, वो प्योरली एक सियासी फैसला था, वो माशी फैसला नहीं था। इस वक्त दुनिया में आपको कोई भी मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जो आलमी मंडी से महंगा तेल खरीद रहा हो और अपने मुल्क के अंदर सस्ता बेच रहा हो, सिवाय पाकिस्तान। उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा, जो सब्सिडी दी जा रही है, वो भी एक आप समझिए कि माशी फैसला नहीं था, वो भी सियासी फैसला था कि उस सब्सिडी को कंटिन्यू किया जाए। अब उसके नतीजे में हुकूमती खजाने को तकरीबन 3 अरब रुपए का रोजाना का नुकसान हो रहा है। अब समझ लीजिए कि 100 अरब रुपए का महाना नुस्खा है, और ये वो नुस्खा है जिसके पैसे हुकूमती खजाने में इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हुकूमती खजाने में तिजोरी में पैसे हैं नहीं। 100 अरब रुपए का जो सब्सिडी है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर जो महंगाई का मामला आपने बताया कि ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने एक मसनूई तौर पे बंद बांध रखा है। एक तो दूसरी तरफ महंगाई का एक तूफान है, एक सैलाब है। इसको कब तक फारूक साहब इसको कंट्रोल कर सकेंगे अगर मसनूई तौर पर एक बंद बांध रखा है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो आम आदमी की जिंदगी और उसकी मुश्किलात में भी इजाफा होता है। घी की कीमत की अगर बात की जाए तो वो 500 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आम आदमी फिर ऐसे कहाँ जाएगा और हुकूमत ये मसनूई तौर पर कब तक डैमेज कंट्रोल कर सकती है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक महंगाई का इशू है, वो मैं समझता हूँ कि कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी जब आप 200 रुपए से तजावुज करेगी पेट्रोल और डीजल की कीमत, तो पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो आप देखती हैं कि मईशत में तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। अच्छी खबर ये नजर आती है कि PMLN हुकूमत तारीखी तौर पे उसके दौरान जो है हमारा मईशत की जो ग्रोथ का रेट है, जो GDP ग्रोथ का रेट कहलाता है, वो कुछ बेहतर होने लगता है, कुछ तेजी से बढ़ने लगता है। मईशत की जो पहिया है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और उसके नतीजे में औसतन आमदन जो है, आपकी और मेरी औसतन आमदन जो है वो बढ़ने लगती है। तो अगर वही तरीका कार दोबारा से सामने आता है तो आप समझिए कि महंगाई के लिए कुव्वत बर्दाश्त जो है वो शायद बेहतर हो जाए। महंगाई कंट्रोल करना इन द इमीडिएट फ्यूचर बहुत मुश्किल। अच्छा, आगे फारूक साहब बजट भी आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए इससे? नून लीग की तरफ से मतवाजन बजट पेश करने की उम्मीद रखें अवाम, आप क्या इस पर कमेंट करेंगे? देखिए, हुकूमत तो यही सोच रही होगी कि अवाम को किसी तरह कोई रिलीफ दी जाए और कोई इलेक्शन का बजट जो है बना के पेश किया जाए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसी है कि हमें IMF के प्रोग्राम में दोबारा से जो री एंट्री है वो करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि स्टेट बैंक के पास जो डॉलर के ज़खायर हैं वो बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि अगस्त 2021 में स्टेट बैंक के पास कोई 20 बिलियन डॉलर पड़े थे और अब वो 10 बिलियन पे पहुंच गए हैं। सिर्फ मार्च के महीने के अंदर जिस तेज़ी से हमारे डॉलर रिजर्व गिरे हैं, अब वो 10 बिलियन पे पहुंच गए हैं, और 6 से 7 हफ्ते से जायद इंपोर्ट्स के पैसे इस वक्त स्टेट बैंक के पास नहीं। तो एक तरफ तो हमने IMF का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, दूसरी तरफ एक इलेक्शन बजट सामने आना है। ये भी ध्यान में रखिए कि IMF की टीम जो पाकिस्तान में होगी वो बजट की भी सुपरविजन करेगी, और जो बजट की हिकमत अमली है वो हमें IMF से अप्रूव करवाना जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। रवा माली साल में अब तक पाकिस्तान के जो जारी खातों का खसारा है जनाब वो 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, और तजारत और बरामदात पर तवज्जो देना मौजूदा हुकूमत की यकीनी तौर पर प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ ही बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क में जो आटा बहरान या जिसकी शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आम आवाम को, और किन मुश्किलात से दो चार है आम शख्स, और हुकूमत इस पर क्या हिकमत अमली बना रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि मुल्क में इस वक्त जो आम आदमी जो है वो जिस कश्मकश में मुब्तला है और जो आटे का एक बहरान या किल्लत या गंदम की जो है कम दस्तयाबी की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क में आने वाले दिनों में आटे का शदीद बहरान हो सकता है। हुकूमती पॉलिसी या हिकमत अमली इस पर क्या है ये तो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने ये कहा है, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आए जब वो जलसे से खिताब कर रहे थे, वो कहते हैं कि अगर आम आदमी को मुल्क में आटा मुयस्सर ना हुआ तो वो कपड़े बेचकर जनाब आटा फराहम करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है स्टेटमेंट भी, और कंसर्न भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पॉलिसी क्या बनाई जा रही है, हिकमत अमली कोई अपनाई जा रही है इस खदशे को दूर करने के लिए या नहीं, इस पर बात करते हैं। और सूरत हाल क्या है दस्तयाबी की ये जानते हैं हमारे न्यूज़ रिपोर्टर पेशावर में अब्दुल कयूम आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कयूम, कहाँ मौजूद हैं आप? वालेकुम सलाम नबीहा, इस वक्त मैं पेशावर के एक आटा जो होलसेल मार्केट है इसमें मौजूद हूँ, अशनगरी में। और यहाँ पर अगर आटे की दस्तयाबी सूरत हाल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो डीलर हजरात हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ईद से 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो सूरत हाल ओवरऑल थी सिचुएशन वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तकरीबन 1300 रुपये और 1350 रुपये फ़ी 20 kg जो बैग है वो यहाँ पर दस्तयाब था। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत ने सब्सिडाइज रेट पर जो आटा फराहम करने का ऐलान किया था वो 800 रुपये फ़ी तेला 20 किलो वो यहाँ पर दस्तयाब था। लेकिन ईद के बाद वफाकी हुकूमत ने इस दौरान ऐलान किया कि जो गंदम है उसकी नकलो हरकत की उस पर पाबंदी लगाई है। डीलर हजरात से जो हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो मुख्तलिफ जो एंटरिंग पॉइंट है सूबे के अंदर पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो चेक पोस्टें कायम की है ताकि उसके पर जो है चेक एंड बैलेंस कायम किया जा सके। और जब वो आटा वहाँ से यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में लाते हैं तो वहाँ पर चेक पोस्ट पे वो छोड़ने नहीं देते, उनसे पैसे लिए जाते हैं, जिसके बिना पर जो ब्लैक पर किराए जो है उसके बढ़ गए और वो आटा जो है वो वहाँ से ख़रीद कर यहाँ पर लाते हैं तो उसकी कीमतें तकरीबन 150 से 200 रुपये जो फ़ी बैग है उसकी कीमतें जो है वो ज़्यादा हो गई है। और इसके अलावा जो गंदम है उसकी तरसील भी जो है वो मुतासिर हुई है सूबे में। तो जो फ्लोर मिल्स हैं यहाँ पर उसको जो कोटा है वो कम मिल रहा है। इसके बिना पर डीलर हजरात कहते हैं कि जब सूबे में जो फ्लोर मिल्स है उसके साथ हम ख़रीद के लिए बात करते हैं तो कह रहे हैं कि अपनी मनमानियाँ करते हैं कि हमारे पास गंदम नहीं है, तरसील कम हुई है, तो उस वजह से वो अपनी मतलब मुंह मांगे रेट बढ़ाए जा रहे हैं इस वजह से मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से लोगों को जो है न सिर्फ यहाँ पर तरसील में मुश्किलात है बल्कि रेट भी बढ़ गए। जिस वक्त इसमें बड़े गोदाम में मौजूद हूँ यहाँ पर जो मालिक है उससे मेरी बात हुई है कि तकरीबन 12 बंदे इस दुकान में काम कर रहे हैं, जिसमें जो है वो अभी 2-3 घंटे हो गए, अभी ख़त्म हो जाएगा आटा जो दूसरे दुकानदारों को वो फराहम करते तो उसके बाद वो छुट्टी करके घर जाएगा, क्योंकि जो आटा है वो उधर से आ नहीं रहा है। यहाँ पर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लोग ले रहे हैं, दुकानदार ले रहे हैं, परचून भी लोग ले रहे हैं, लेकिन जो वो सप्लाई है वो कम हुई है। तो इस बिना पर जो अब कयूम बताएगा, अब्दुल कयूम एक बार फिर से तमाम देखने वालों को बताएगा क्या हर जगह मुख्तलिफ कीमतों पर आटा जो है वो बेचा जा रहा है या क्या कितना इजाफा कितना हुआ इसकी कीमत में? देखिए जी, तकरीबन 150 से लेकर 250 रुपये तक फी 20 किलो जो आटा है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। पहले अगर स्पेशल आटा है उसकी कीमत 1300 रुपये थी, अब वो जो है वो 1400 से 1450 तक मुख्तलिफ जो एरियाज़ है उसमें जो है वो उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो फाइन आटा है 1350 रुपये से पहले उसकी कीमती थी, अभी जो है वो तकरीबन 1450 से 1500 तक जो है वो उसकी मुख्तलिफ जगहों पर उसके रेट से तो तकरीबन 200 से 250 रुपये फ़ी जो तोड़ा जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। जी
अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा कि जो आम आदमी है, जो शहरी हैं, उनसे आपकी बात हुई, मुलाकात हुई, क्या रद्द अमल देते हुए दिखाई दे रही है, किन मुश्किलात का सामना है, क्या खदशा जाहिर कर रहे हैं? देखिए जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो लोग हैं, दिहाड़ीदार है, जो मजदूर कार है, यहाँ पर उससे बात हुई तो उसमें उनका कहना था कि देखिए जी 800 से 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी होती है और फिर जो एक 20 kg का जो तेला है उसकी कीमत 1400 तक पहुंच गई है। तो मतलब एक दिन की कमाई से मतलब जो तेला है वो भी ख़रीदने से वो कासिर हो चुके हैं। एक तो ये कि कीमत भी ज़्यादा हो गई है, फिर वो मिलने में भी मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ इसके अलावा आटे के अलावा अगर हम दीगर अशिया की बात करें तो उस हवाले से भी बात की है कि मतलब रोज़ बरोज़ जो अशिया खुर्दनोश की है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गया, इसी तरह अगर दीगर सब्जियां वगैरह फल हो गए तो वो मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उसके पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और उनका कहना है कि फिर तो हम भूखे रह जाएंगे और फाको करने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हुकूमत ने इसके लिए कोई खुसूसी इक़दाम नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, खुदारा ये जो महंगाई है उस पर काबू किया जाए और जो बेसिक बुनियादी जो अशय खुर्दनोश है उसकी। अच्छा, हुकूमत के इक़दाम की भी मैं बात करती हूँ आपसे अब्दुल क़य्यूम। मुझे बताएगा आप जिस वक्त गोदाम में मौजूद हैं और आपके बैकग्राउंड में जरा दिखाइएगा, बैकग्राउंड में हम अच्छे खासे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में आटे की बोरियां मौजूद हैं। तो क्या ये जहां पर भेजा जाएगा, जिस तरसील के जिस इलाके में भेजा जा रहा है, वहां की डिमांड को ये पूरा कर पाएगा? क्योंकि देखने वालों को तो यही लग रहा होगा कि माशाल्लाह काफ़ी बोरियां हैं, तो कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत, कोई बहरान नहीं है, तो वो ईजी हो जाएंगे। ऐसा ही है? नहीं देखिए जी, जिस तरह के मेरा कैमरामैन अभी दिखाएगा कि आप देख रहे हैं, ये तो मेरे पीछे चंद जो है वो बोरिया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देख ले जिस तरह के कैमरामैन दिखा रहा है, बड़ा गोदाम है, लेकिन इसमें चंद ही जो है वो जो तेलिया है वो रह गई है। लेकिन जो दुकानदार है उसका कहना है, जो डीलर है, कि यही चंद 1 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में जो है वो वेली यहाँ पर बैठ जाएंगे, क्योंकि जो आटा है उसकी तरसील नहीं हो रही। तो इस वजह से डिमांड लोगों की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो है आटा दस्तयाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिमांड भी की है, लेकिन ताहाल जो आटे का जो ट्रक है वो ताहाल यहाँ पर नहीं पहुँच सका है, क्योंकि वहाँ पर मसाइल है। एक तो किराए में भी इजाफा कर दिया है और फिर आने में भी जो है मसले मसाइल पैदा हुए, जिसके बिना पर ताहाल जो है वो आटा यहाँ पर ये जितनी सप्लाई आपके पास इस वक्त जो मौजूद है, जब ये खत्म हो जाएगी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 1-8 घंटे में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा? बिल्कुल जी, डीलर से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि ये जो सूरत हाल है अगर ये इसी तरह जारी रहा तो फिर ये आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, कि मतलब जो यहाँ पर उनके साथ स्टॉक मौजूद है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर जो लोग हैं वो डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से जो उसकी कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी जो है फिर जो लोग हैं जो लेना चाहते हैं, न सिर्फ दुकानदार बल्कि परचून जो लोग हैं वो भी मुतासिर होगा, क्योंकि वो लेना चाह रहे हैं और दुकानों में फिर आटा दस्तयाब नहीं होगा। अभी भी देख रहे हैं कि चंद ही जो है वो तेले रह गए हैं। यहाँ पर डीलर से मेरी बात हुई है कि यहाँ पर जो ये पूरा गोदाम है ये बिल्कुल फुल जो है वो भरा हुआ है था, लेकिन चूँकि अब है नहीं आटा तो इस वजह से चंद तेल ही रह गए, जो अभी जो है तकरीबन 1 घंटे में ये भी खाली हो जाएगा। अब्दुल क़य्यूम, यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा, किसी का कोई मौक़िफ़ आया हो KP की हुकूमत का या वज़ीर आला महमूद खान साहब का, कोई इस मामले को संजीदा लेते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए जी, गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर खुराक है आतिफ खान, उन्होंने एक जगह पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की तो उसमें यही सवाल उनसे पूछा गया। जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शांगला में खिताब भी किया था और आटे के हवाले से बात की थी, तो इस हवाले से उनसे पूछा गया कि सूरत हाल जो है वो ये कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान आटा जो है वो स्मगल किया जा रहा है और सूबे में आटे की किल्लत है। तो उनका जवाब था कि जो बॉर्डर पर जो इदारे हैं वो वफाकी है, उसमें हम काम नहीं रख सकते, वो तो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि
अफगानिस्तान में पहले तो वो कह रहा है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान जो है वो आटा स्मगल किया जा रहा है, लेकिन अगर हो भी तो फिर वहाँ पर वफाकी इदारे मौजूद है, वो उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंट्रोल कर सके। और बाकी बात रही सूबे की, तो उन्होंने कहा है कि सूबे में उन्होंने तो दावा किया है कि सूबे में इस तरह का सूरत हाल जो है वो कोई ख़ास नहीं है और हम इसके लिए तैयार है अगर कोई भी इस तरह का सिचुएशन बन गया। ठीक है, अब्दुल कयूम अफरीदी, बहुत शुक्रिया। आप मैं पेशावर से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएं कि जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये ताहाल दावा ये है कि गंदम की वाफर मकदार मौजूद है और जल्दी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इंतज़ार ये है कि कब किया जाएगा, सवाल यहाँ पर ये है क्योंकि लोग परेशान दिखाई इस पर दे रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम अफरीदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे पूरी सूरत हाल से मुतालिक। जनाब प्रोग्राम में मजीद डिस्कशंस भी होगी, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जो एक और खदशा जाहिर किया जा रहा है, महकमा मौसमियात ने जिस बात पर खबरदार कर दिया है और वो ये है कि मुल्क में हीट वेव का ख़तरा मौजूद है। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि अगर इस खत्ते की बात की जाए तो यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो बतदरीज हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे कई खदशात रूनुमा हो सकते हैं या पैदा हो सकते हैं, इस पर हम यकीनी तौर पर बात करेंगे। ताहम अगर ईद की बात की जाए तो ईद जनाब हमारी ज़रा अच्छी निकल गई थी। ईद पर जो मौसम था वो भी खासा खुशगवार दिखाई दे रहा था, बादल भी आए हुए थे, काली घटाएं भी छाई हुई थी, जो कि बारिश कहीं पर नहीं हुई और कहीं जगह पर हुई, लेकिन ठंडा था। अब ऐसे में जब हीट वेव बढ़ती है, जब शहरों का दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो है वो स्ट्रोक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। शहरियों को किस किस्म की एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा खास कर रखना चाहिए और इसके साथ साथ जनाब क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। ताहम जो महकमा मौसमियात ने कहा है, गर्मी की लहर के बायस इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। और ऑब्वियसली जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर तो ये खदशा यकीनी तौर पर ज़्यादा बढ़ सकता है। जब खदशा ज़्यादा बढ़ेगा तो हीट वेव ऑब्वियसली उसका खदशा बढ़ेगा, हीट स्ट्रोक का, स्पेशली वो लोग जिनका आउटडोर काम है, जो लोग बाहर काम करते हैं, फल फरोश हो गए, सब्जी फरोश हो गए, या वो तमाम लोग जो कि बाहर काम करते हैं, उनको किस किस्म की एहतियाती तदाबीर से बचना है, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। और ये जो गर्मी की लहर है, जो मौजूदा लहर, ये कब तक रहेगी और कितना अरसा रहेगी, मौसम कब तब्दील होगा, इससे बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ज़रूर बात करेंगे जो एक माहौलियाती तब्दीली, जो ओवरऑल जो एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जो हमने हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाया है, जो ओजोन लेयर खासकर जो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ज़मीन सफ़र कर रही है, इसके क्या नुकसानात हैं और इसको रिवर्स किस तरीके से किया जा सकता है। और यकीनी तौर पर इसमें मैं समझती हूँ कि जो हर शख्स है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, एक बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगी कि दरख्त लगाना, एक प्लांट लगाना, इतना तो मेरे ख्याल से हम लोग कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, क्योंकि इस ज़मीन पर रहने वाले भी हम हैं, हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, तो हमें इसको बेटर प्लेस बनाना है टू लिव इन। तो इसके लिए छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन यकीनी तौर पर रखनी चाहिए, करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट्स लगाए जाएं, आप अपने गार्डन एरिया में, अपने घर में लगाएं जितना हो सकता है, क्योंकि यूजुअली हम हर चीज़ का जो ब्लेम है, उंगली उठाना, वो हुकूमत की तरफ हमेशा इशारा कर देते हैं कि इन्होंने डैमेज किया। लेकिन कभी हमें अपने आप से भी सोचना चाहिए कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं हमारे मुआशरे को, हमारे मुल्क को, हमारे इन्वायरमेंट को। ये जो बढ़ती हुई पोल्यूशन है, इसमें तो यकीनी तौर पर एक आम आदमी इसको कम करने में कंट्रीब्यूट यकीनी तौर पर कर सकता है। मोमी सलीम माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं और हीट वेव का जो खदशा है इसी के ऊपर हम मोमी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मोमी। गर्मी की मौजूदा लहर कब तक बरकरार रहेगी और क्या नुकसानात हो सकते हैं ये बढ़ती हुई गर्मी से? जी, थैंक यू वेरी मच पहले प्रोग्राम में मदू करने के लिए। और बिल्कुल इस वक्त हमने देखा है कि ये हीट वेव जो है
बहुत ज़्यादा जो है हमारे हमसाया ममालिक में और हम पाकिस्तान में जो है हमने देखा है, सांबा जैसे ठंडे इलाके में भी है। और ऐसा भी एक एस्टिमेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगली थर्ड जो इसका एक किस्म का आपके थर्ड वेव जो है वो आने वाली है। जिससे मुराद ये कि इस वक्त जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि ग्लोबली क्लाइमेट चेंज जो है वो एक हकीकत बन चुका है। और ज़्यादातर हमने देखा कि आपके ग्लोबल लीडर्स इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हैं। जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं जैसा पाकिस्तान है या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास इतना ज़्यादा मौके नहीं हैं कि वो अडेप्टेशन की तरफ जा सकें और वो इस तरह के और बहुत से डिजास्टर्स, ड्राउट हो गया, उनको फेस कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे हम डेवलप्ड कंट्री में हैं या डेवलपिंग कंट्री में हैं, हम मिटिगेशन मेजर्स की तरफ जाएं। पिछली जो हुकूमत थी उसने बहुत से इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और मिटिगेशन के ऊपर बहुत से जो है वो चलाए प्रोग्राम्स जो कि बहुत बेहतरीन थे। लेकिन हमारे इधर नेशनल अडेप्टेशन जो पॉलिसी है वो हमारे पास नहीं है। और जब हम नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम ऐसी बहुत सी चीज़ों की बात कर रहे हैं, डिजास्टर से कैसे हमने निपटना है, हम उसमें बात कर रहे हैं हम किस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएं ताकि हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को हिट करते हैं, जो हमारी कंजम्पशन को हिट करते हैं। देखें अभी हीट वेव है तो जाहिर सी बात है एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जैसे ही ऑलरेडी हमारे इधर आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरह से आपका जानी बहुत नुकसान है, आपकी ह्यूमन कैपिटल का बहुत ज्यादा नुकसान है जो एट द एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जरूरी है कि एक तो हमारे पास नेशनल अडेप्टेशन प्लान हो और उसी तरह हम अपनी प्रायोरिटाइज करें उसको और उस तरह हम फाइनेंसेस को जो है उसको एलोकेट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर डेवलपिंग कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इतने इश्यूज हैं कि हम लोग अक्सर इन चीजों में जो है वो इतने ज्यादा फंसे रहते हैं कि हम जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जो ह्यूमन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनकी तरफ ध्यान नो डाउट मुल्क का जो ज्यादा फोकस होता है वो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। आप की बात को मैं सेकंड करूंगी, लेकिन मोमी डैमेज हैज बीन डन अगर हो चुका है और पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारा जो कि जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, अब किस तरह से हम इस डैमेज को अब इस पॉइंट पर आकर कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो एक कितने सालों में, कितनी एक पूरी डेकेड्स में इस एक डिजास्टर को बनाया गया, ह्यूमन काइंड जो है उन्होंने इस चीज को नहीं देखा गया, तो आप सिर्फ ऑफ कोर्स एक दो दिन में इसका हल नहीं ले सकते। हमने ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है, हमारी सोशल लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है, तो हमें उस लिहाज से अपनी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर एक चीज कहना चाहूंगी, है ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म तो आप वही कर सकते हैं, लोगों को मना करें, घरों से ना निकलें, एनर्जी जो है वो अब आप मना तो नहीं कर सकते एनर्जी कंज्यूम करें, एसी ना लगाएं, पंखे ना लगाएं, लेकिन किसी तरह आप मेडिकली और हेल्थ वाइज लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो हमारे इधर अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं है। आपने देखा कि ज्यादातर ये हीट वेव शहरी इलाकों में भी आता है, उसमें इसमें जो फिनोमेना ऐड होता है वो आपका हीट आइलैंड इफेक्ट है। वो आपका जब आप कॉन्क्रीट जंगल बना देते हैं अर्बन एरियाज को, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग बना चुके हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देते हैं, हम सड़कें चौड़ी करते जाते हैं, हम इसी तरह से अपनी जो हमने अभी तक अपनी कंस्ट्रक्शन रिवैम्प नहीं की, हमने अपनी अभी तक अपना एग्रीकल्चर जो है वो उसको हम जो है क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं लेके आए। तो कहने से ये मतलब हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये जिस तरह से इम्पैक्ट हो रही हैं, इनके लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हमें लाने पड़ेंगे, टेक्निकल एडवांसमेंट करनी पड़ेगी। ये एक दिन में आपका इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ऑफ कोर्स आप सिर्फ जिस तरह हमारे इधर पेंडेमिक आया तो हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, इसी तरह से स्मोक जब आती है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब तक हम प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि हम आगे, लेकिन फिर वही मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान इसमें कंट्रीब्यूटर इतना बड़ा नहीं है जितना फेस कर रहा है, लेकिन हम एटलीस्ट अपने अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट को इतना इको फ्रेंडली कर सकते हैं कि हम एमिशंस तो मिटिगेशन भी करें, लेकिन हम अडेप्टेशन भी करें कि हम अपने आसपास की ऐसी चीजें बनाएं जो हमारी गर्मी है, हमारी बाकी इस तरह के जो मौसम की तब्दीलियां हैं, फ्लड्स हैं, ये सारा जो है वो कंपैटिबल हो।
अच्छा भूमि, जैसे कि हीट वेव का सिलसिला, ग्लोबल वार्मिंग और ये पूरी दुनिया को ऑब्वियसली इस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर क्राइसिस की जाने भी बढ़ सकते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले 10-12 साल में अगर इस डैमेज को कंट्रोल हम नहीं करते तो हो सकता है? मैं समझती हूँ आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने इस बात को और इसकी संजीदगी को भी समझे। जी देखिए, एक तो हमारा फूड इनसिक्योरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। ऑल्दो हम एग्रेरियन सोसाइटी हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में कम से कम होते जा रहे हैं। आपके वेदर पैटर्न्स, आपके रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। हमारा एरिड और सेमी एरिड मोस्टली हमारा क्रॉप बेस है, और हम किस तरह से, एक तो पानी की जैसे आपने कमी का कहा, उसकी वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, एक आम फार्मर पे बहुत ज़्यादा असर होगा। एक तो उसकी इकोनॉमी जाएगी, उसका लाइवलीहुड जाएगा, और साथ ही आपकी इकोनॉमी पे भी और आपकी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा फ्लड्स का बहुत ज़्यादा, जैसे आपने ग्लेशियर मेल्टिंग की बात की, अभी हमने देखा जो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, ऐसी और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि देखें हिमालयस और हिंदू कुश को आप थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, इसी तरह वहां पे हम देख रहे हैं कि बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है। इसी तरह से आपका फूड इनसिक्योरिटी है, वाटर हैबिट डिजास्टर में आपके बाकी बहुत से नुकसान होते हैं। जहां आप डेवलपमेंट करते हैं वो ऑफ कोर्स हिट होती है इन डिजास्टर्स के साथ। उसके अलावा आपका लोगों का लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा। आपको पता है हमारे अर्बन एरियाज जो हैं इन चीज़ों को, आप जब बलोचिस्तान में 2000 में आया था ड्राउट, तो अक्सर लोग वहां से माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ गए, लेकिन क्या हमारे शहरों के पास ऐसी इकोनॉमिक बेस है कि वो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकें, जो कि नहीं है। तो हमें बहुत से ऐसे नए लाइवलीहुड पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो नहीं हैं, और लोगों का मौशियत के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फिर आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे हीट वेव में एक तो चले डेथ है, लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सी वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में है। किसी को क्या बीमारी है या कुछ, तो आपके जब टेम्परेचर चेंज होते हैं, अभी हमने पेंडेमिक देखा, तो ये कोविड को ये मत समझें कि कोविड बस आ गया एकदम से, हमने बैट की वजह से या कोई वाइल्ड लाइफ खाने की वजह से, वो भी है, लेकिन साथ साथ उसमें टेम्परेचर्स का बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया मोमिनी सलीम, माहिर माहौलियात, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और सारी सूरत हाल के ऊपर बड़ी डिटेल्ड और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले जनाब मैं आपको यही कहना चाहूँगी, चूँकि हीट वेव का खदशा है और गर्मी की लहर है, जहाँ पर इंसान इससे इतना ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पर जानवर और जो चरिंद परिंद हमारे आस पास है, मेरे ख्याल से हमें अल्लाह की दूसरी बनाई हुई मखलूक़ात का भी ख्याल रखना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ पानी या मिट्टी का एक बर्तन आप अपने घर की बाहर की दीवार पर या अपनी छत पर या अपने लॉन पर या घर के किसी भी खुले एरिया में आप रख सकते हैं, ताकि जो चरिंद परिंद हमारे आसपास के वो भी प्यासे होते हैं, उनकी प्यास बुझ सके। और ऑब्वियसली जो लोग आपको नज़र आते हैं आसपास, जो स्पेशली आउटडोर वर्क करते हैं, मैं समझती हूँ कि उनका भी हमें खासा ख्याल रखना चाहिए इस गर्मी की शदीद लहर में। और बहुत सारा अपना भी ख्याल रखें, वाटर इनटेक रखें, सर को ढांप कर जाएं ताकि किसी किस्म का कोई स्ट्रोक आपको ना हो पाए। जनाब इसके साथ ही बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, हेडलाइन ब्रेक, और उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्की जो सियासी सूरत हाल है उसमें गर्मा गर्मी और हलचल के साथ साथ काफ़ी कुछ तब्दील भी हो चुका है, इसी के ऊपर बात करेंगे। महीने पहले जनाब खान साहब की हुकूमत थी, ताहम अब नहीं है। जैसे ही खान साहब की हुकूमत की तो एक मरासले का जिक्र किया गया, उसकी खासी चर्चा हुई, जिसको लेटर गेट का नाम भी दिया गया। ताहम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में किसी भी साजिश की नफी की गई है। खान साहब कहते हैं कि कमीशन की तहकीकात होनी चाहिए। काफ़ी स्टेटमेंट्स भी उनकी कुछ मिली जुली आ रही हैं। तो जनाब तहरीके अदम एतमाद लाने की दुआ से लेकर साजिश तक का इमरान खान का जो सफ़र है उस पर आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, फिर मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले क्लिप देखिए। जनाब खान साहब की स्टेटमेंट आपने देखी, सुनी आपने, इसी के ऊपर बगैर वक्त ज़ाया किए मजहर अब्बास साहब हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। यकीनी तौर पर आपने भी स्टेटमेंट सुनी होगी खान साहब की, ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ, ये वक्त नहीं। आप
क्या समझते हैं कि लेटर गेट के मामले के जो बयानात खान साहब जारी कर रहे हैं उस पर भी तजाद मौजूद है 27 मार्च से लेकर, क्या वो अपनी एक ही स्टेटमेंट पर कायम है? जी शुक्रिया। बस यूं समझें कि खान साहब ऐसे ही हैं। वो जो भी बयानियां बिल्ड करते हैं वो करने में कामयाब हो जाते हैं, वो जो भी परसेप्शन बिल्ड करते हैं उसे करने में कामयाब हो जाते हैं, और यू टर्न का वो खुद ही दिफा करते हैं, हमेशा से दिफा करते हैं। वो अपने बयानात को, अपने तजदियों को, अपने उन चीज़ों को तब्दील करते रहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस सब के बावजूद लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुखालिफ बयानिया जो है वो नहीं आ रहा, और जो आ भी रहा है उस पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इमरान खान की जो इस वक्त लहर है उसमें किसी हद तक जो है उसको रोका जा सके। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, और फिर पंजाब में वो कि अभी भी सूरत हाल गैर यकीनी है, लेकिन बहरहाल हमजा शहबाज वज़ीर आला बने। अब खान साहब खुद भी इस तरफ इशारा करते हैं और बहुत से दीगर लोगों का भी ये ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा मुस्लिम लीग नून का कोई दूसरा सीनियर रहनुमा जैसे शायद खाकान अब्बासी या इस तरह के कोई लोग होते, और इसी तरह पंजाब में कोई मुस्लिम लीग का सीनियर आदमी जो है वो वज़ीर आला का उम्मीदवार होता, तो शायद खान साहब का गुस्सा वो नहीं होता जो इस वक्त हमें वो गुस्सा नज़र आ रहा है। और शायद लोगों के लिए भी, क्योंकि इन दोनों ख़ानदानों के हवाले से इमरान खान साहब ने इतना ज़्यादा पिछले 3-3.5 साल और उससे पहले भी इतना ज़्यादा हैमर किया है कि उसको जो है उनके फॉलोअर्स जो है उस पर यकीन करते हैं बहुत हद तक। तो इसलिए उनका ये बयानिया कि अमेरिका ने साजिश की है, अब इसमें बहुत से तजादात हैं। मज़र साहब अगर बैरूनी साजिश हुई भी है, चले मान लेते हैं कि बैरूनी साजिश हुई है, तो ये खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि कमीशन बैठे, जुडिशल कमीशन बैठे, तहकीकात हों, क्या होगा इससे? अब हुकूमत तो चली गई, जो चीज़ जाने वाली थी वो तो चली गई, तो फिर क्या ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चाह रहे हैं कि कमीशन बैठे, तहकीकात हों, या क्या हो जाएगा उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालते ही अपनी पहली तकरीर में ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहिए था, जो भी तरीक़ाकार है कि एक जुडिशल कमीशन बना लें। अगर वो पहली तकरीर में ये बात करते तो ये जो इमरान खान साहब का पूरा जो इस वक्त बयानिया बिल्ड कर रहे थे, ये जो है इसमें जो है एक तरीके से ये रुक जाता। इस तरीके से वो उसको आगे प्रोपगेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर कमीशन बन जाता, फिर कमीशन की जो भी तहकीकात होती जिस तरह भी होती तो खान साहब को उस पर फिर उस तरह एतराज़ नहीं होता, और चीज़ें जो है वो कमीशन के पास चली जाती। अब अगर मौजूदा हुकूमत या हुकूमती इत्तेहादी ये समझते हैं कि ये सब ढोंग है खान साहब का और उस तरह की अमरीकी कोई भी साजिश और इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो ये बातें कमीशन में खुलकर सामने आ जाती, तो वो बयानिया जो खान साहब बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त वो बयानिया ठंडा पड़ जाता। तो मजहर साहब आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जुडिशल ये कमीशन जिसकी खान साहब बात करें, डिमांड कर रहे हैं, ये कायम करेगी, या फिर बस वो समझ रहे हैं कि खान साहब की सियासत है, चले उनको करने देते हैं उनके तर्ज पर? या वो हुकूमत भी जिस तरह कायम कर रही है वो भी तरीका आप कायम भी कर रहे हैं, साथ में उस पर अपने तबसरे भी कर रहे हैं। जब आप जुडिशल कमीशन हुकूमत कायम कर रही है तो फिर साथ में मरियम औरंगजेब साहिबा को वो कमीशन का ऐलान करते हुए ये कहने की क्या जरूरत थी कि झूठ का झूठ और वो सामने आ जाएगा। भाई आप कमीशन बना रहे हैं, कमीशन बना लें, फिर कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद ये बातें की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ क्योंकि एक हंगामा खेजी है सियासत में, एक बयान का दूसरे बयान का जवाब देना, हर बयान का जवाब देना जरूरी समझा जाता है। वजीर इत्तलात को रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी समझा जाता है। ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, हर हुकूमत के वजीर इत्तलात का वो वजीर इत्तलात कम नजर आते हैं या आती हैं, और जो किसी सियासी जमात के स्पोक्समैन ज्यादा नजर आते हैं। तो ये हमारा एक है अलमिया चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है कि वो अपनी वजारत पर कम तवज्जो देते हैं और सियासत पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन बहरहाल
तो मेरा ख्याल है जो, क्योंकि वो इस अपोजिशन ने या खान साहब ने इस कमीशन को तो मुस्तरद कर दिया है जी। लेकिन कमीशन अगर उस वक्त बन जाता और चीफ जस्टिस से ही कहते तो आज जो खान साहब, अगेन फिर मैं कहूँगा खान साहब की बातों में इतना तजाद होता है। एक तरफ वो ये सवाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे क्यों खुलती है, और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट पे वो फवाद चौधरी और उनके सारे साथी ये कहते हैं कि अदालती कमीशन चीफ जस्टिस बनाए। एक तरफ चीफ जस्टिस पे और सुप्रीम कोर्ट पे आप ये एतराज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके मातहत कमीशन पर जो है वो आपको जो है इत्तेफाक भी है कि उससे उनके मातहत बनाया जाए। तो बेहतर है सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनना चाहिए, चाहे एक जज हो या 2 या 3 जजेस हों, और उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, चाहे 60 दिन रखें कि 60 दिन के अंदर अंदर वो कमीशन जो है अपनी फाइंडिंग्स दे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो कमीशन खुद भी डिसाइड कर सकता है, हुकूमत भी इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत उनको भेज सकती है। लेकिन इस पर जितनी जल्दी हो उतना ही हुकूमत के लिए भी जो है अच्छा है। अब ये कहना कि उसकी लाइव कवरेज हो, ये बिल्कुल इसलिए कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के मामले, यानी कि आप समझते हैं कि जो बयानबाजी का जो मामला है उसे थोड़ा सा सोचना चाहिए, परहेज करना चाहिए जमातों को। अच्छा मजहर साहब, जो लेटर गेट पर जुडिशल कमीशन अगर बन जाता है, खान साहब आपको लगता है अगर फैसला नहीं आता उनके हक में तो मानेंगे उसको? देखिए मानेंगे। उसकी वजह यह कि जब 2014 में जुडिशल कमीशन बना था इलेक्शन की धांधलियों के हवाले से, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उसको माना था। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत सी गलतियों की निशानदेही की है, ये है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि कोई बड़े पैमाने पे धांधली नहीं हुई। तो खान साहब ने उस चीज़ को माना था और उसके बाद वो धरना ख़त्म हो गया था। उसके हवाले से वो फिर बाद में जो APS वाला वाकया हुआ उसने तो सारी सूरत हाल ही बदल दी। उसके बाद तो खान साहब जो है वो पेशावर भी गए। उस वक्त नवाज शरीफ की सरबराही में जो इजलास हुआ सारी सियासी जमातों का, उसमें भी हिस्सा लिया, तो वो पूरी सूरत हाल तो बदल गई थी। तो उन्हें बिल्कुल मानना पड़ेगा, और अगर वो नहीं भी माने तब भी उनका बयानिया कमजोर पड़ जाएगा। सही। क्योंकि जो उन्होंने बात की और वो इस कमीशन की कोई भी रिपोर्ट होगी, फर्ज करें वो कमीशन ये बात कर देता है कि साजिश नहीं हुई थी जी, तो वो जाहिर है उससे मौजूदा हुकूमत या उनके इत्तेहादियों को फायदा होगा। और अगर वो ये कहता है कि नहीं इसमें ऐसे अवामिल हैं जिससे साजिश की बू आती है, जिससे ये सारी चीजें आती हैं, तो वो इमरान खान के अगले इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। ठीक, फिर तो हुकूमत को चाहिए कि वो यकीनी तौर पर कमीशन बनाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब मजहर साहब, दूसरा आपको सर तहकीकी सहाफत से वाबस्ता आपको माशाल्लाह बहुत एक लंबा अरसा गुजर चुका है, आप समझते हैं या आपकी क्या राय है सिफारतकारी में लिखकर धमकी देने की मिसाल क्या हमें माजी में कोई मिलती है? जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ भी कहते रहे कि अमेरिका की बात ना मानी तो हम पत्थर के दौर में चले जाएंगे। जी, बहुत जो कि बाद में अमेरिका ने इस बात की तरदीद कर दी थी कि ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई थी। जी, धमकी भी दी गई थी, धमकियां दी जाती रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो बराह रास्त उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा, वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने बराह रास्त दी थी। और अमेरिका का देखिए बैरून मुल्क जो सर लिखकर धमकी देना, मैं खासकर उस पर बात कर रही हूँ, लिखकर धमकी देने की। देखिए वो ये लिखकर धमकी नहीं दी थी, वो उन्होंने मरासला था उसमें। बहरहाल ये तो बात तय है कि उन्होंने जो भी इमरान खान की एक्टिविटीज हैं वो हैं अफगानिस्तान के हवाले से उन पर नापसंदीदगी का इजहार किया था। आप इसको धमकी का लफ्ज कहें, वार्निंग कहें, कुछ भी वो कहें, लेकिन ऐसी चीज बिल्कुल हुई है। और उसपे जो इतराज था वो आ गया, उसपे जो ऑब्जेक्शन था वो पाकिस्तान की तरफ से आ गया। अब उसमें आप ये कहें कि अदम एतमाद की तहरीक की साजिश, वो ये सारी चीजें, और उसमें अगर अदम एतमाद का जिक्र है मुरासले में और उन्होंने ये कहा है, तो ये भी मुनासिब नहीं था। ये अमेरिका के इंटरेस्ट में हो या ना हो, लेकिन इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से कहना कि जी अदम एतमाद की तहरीक जो है, इसका लफ्ज इस्तेमाल करना कि वो अगर कामयाब होती है तो ये होगा और नाकाम होती है ये, तो वो बिल्कुल भी गैर मुनासिब था और उस पर सख्त रद्द-ए-अमल होना चाहिए था। फर्क सिर्फ ये है कि खान साहब इसको लेकर बैठे क्यों रहे इतने अरसे। ये सारी चीजें अपनी जगह, तो इसमें बहुत से पहलू हैं।
अमेरिका का बिल्कुल पाकिस्तान में इंटरेस्ट रहता है और वो अपने मफादात में चीज़ों को देख कर करते हैं। हर मुल्क अपने मफादात को सामने रख के बात करता है और वो अपने बात जो है उस हुकूमत तक पहुँचाता भी है मुख्तलिफ ज़रियों से। और अमेरिका का दुनिया भर में ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हुकूमतें बनाने और गिराने और इस सारे अमल में उनका हिस्सा रहा है। वो एक अलग बात है कि इस सूरत हाल में क्या हुआ था, लेकिन ये एक उनकी तारीख तो बहरहाल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। अच्छा मज़हर साहब, अब जरा लेटर गेट की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ की जो 3.5 साल की हुकूमत रही, अब उनकी परफॉर्मेंस का कोई जिक्र नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दी। अब आपको नहीं ऐसा लगता कि बात परफॉर्मेंस से, कारकर्दगी से निकल कर अब सारा जो फोकस है वो लेटर गेट की जानिब आ चुका है, उसके पीछे छुप गई है? तो इमरान खान साहब अपने बयानिए को रजिस्टर्ड करवाने में आप समझते हैं कि कामयाब हो गए हैं? देखिए, ये तो जब इलेक्शन होंगे जब पता चलेगा वो। सर जी, आप सवाल रिपीट करते हैं। सर मैं आपसे कह रही हूँ कि अब लेटर गेट की कोई बात नहीं कर रहा, उनकी परफॉर्मेंस की, लेटर गेट की सब बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं कर रहा कि 3-3.5 साल में उन्होंने क्या डिलीवर की है। यही इमरान खान की कामयाबी है। ये वो कामयाबी है जिसको अपोजिशन, कल की अपोजिशन को सोचना चाहिए, आज की हुकूमत को, कि क्यों वो सारी चीजें जो हैं वो पसे पुश चली गई हैं और लेटर गेट जो है वो मेन इशू, इसलिए कि ये इमरान खान की कामयाबी है कि उन्होंने इशू ही तब्दील कर दिया है। और यही एक जो भी सियासी जमात है या रहनुमा है उसकी ये कामयाबी होती है कि वो जहाँ जिस चीज पे अंडर प्रेशर आ रहा होता है, जिस चीज से वो अपनी मकबूलियत खो रहा होता है, वेरी ट्रू, तो कोई एक ऐसा इक़दाम भी दूसरी तरफ से उसको वापस अपनी पोजीशन पर ले आता है। और यही हुआ कि 7 मार्च या 8 मार्च तक जो है वो सारे इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा था, और जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक आई और उसको खान साहब ने पूरा एक बयानिया बिल्ड किया इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से लेके उनकी हुकूमत को गिराने तक, और ये कहना कि कोई है जो मेरे साथ है, इस तरह की बातें जो हैं वो आपके जो लोग हैं उनके दिल को छूती हैं। वो एक सिंपैथी वेव किसी गवर्नमेंट को अगर इस तरीके से हटाया जाए तो उसके साथ एक सिंपैथी वेव पाकिस्तान में आती है, माजी में भी आती रही, अब भी आई। तो ये तो जो मौजूदा हुकूमती जमातें हैं, ये उनके सोचने का काम है कि वो गौर करें इस चीज़ पर कि अदम एतमाद की तहरीक से उनको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब, आपने टाइम निकाला और पूरा मामले के ऊपर आप अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। ब्रेक लेंगे जनाब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और हमजा शहबाज के हलफ से पंजाब को जनाब एक मुस्तकिल मुंतखब वज़ीर आला मिल चुका है, लेकिन अभी जो हुकूमत साजी का अमल है वो मुकम्मल होने में काफ़ी रुकावटें भी हो सकता है कि हायल हो। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमजा शहबाज शरीफ को, खासकर जब पंजाब की वजारत आला का जिक्र जब भी किया जाता है तो हमेशा जो कंपैरिजन है वो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ से यानी कि वज़ीर आज़म साहब से किया जाता है। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमजा शहबाज शरीफ के लिए, बात करेंगे हमारे साथ जनाब रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने वक्त दिया। पंजाब को सर हमेशा से ही गुड गवर्नेंस की जरूरत रही है और इतनी बड़ी आबादी के सूबे को संभालना आप समझ सकते हैं कि चैलेंजिंग भी होगा, बड़ा टास्क भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि बड़ा चैलेंजिंग है। खास तौर पर ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी असम्बली के अंदर कोई हुकूमत तब्दील हो गई हो। यूजुअली ये जरूर हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे हैं लेकिन हुकूमत वही चलती रही है, या फिर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाया करती थी और दोबारा इलेक्शन हो जाया करते थे। एक तो उसमें ये है कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब का आज भी ये मौकफ है, पहले भी ये मौकफ था कि ये जो मौजूदा असम्बलीज हैं
ये एक ऐसे इलेक्शन के जरिए बनी जो कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन था और जिसके सबसे ज्यादा मतलब है कि वो इफेक्ट हुई वो हमारी पार्टी हुई और हमारा मैंडेट चुराया गया, बिलखुसूस पंजाब से चुराया गया। MNA की सीटें हरवाई गई, MPA की हरवाई गई। तो उसके बाद अब नागुज़ीर था, 22 करोड़ अवाम इस मौजूदा हुकूमत की करप्शन से तंग थे, इनकी नालायकियों से और फिर जो इनकी पॉलिसीज और इनकी करप्शन की वजह से महंगाई हुई, जिस वजह से तरीके अदम एतमाद की तरफ जाना पड़ा। इसका मकसद ये कि हमने गैर आईनी हुकूमत को एक आईनी तरीके से हटाया। बहरहाल अब हम आ गए, अब भी हम बढ़ना इसी तरफ चाहते हैं कि हम दोबारा इलेक्शन में जाएं और असल मसाइल का हल दोबारा इलेक्शन है। लेकिन उसमें आपको पता है कि इन्होंने एक ऐसी लेजिस्लेशन की थी, बिल्डोज की थी, जिसमें EVM मशीनों की है और इस किस्म के मामलात हैं। और पाकिस्तान आपको पता है कि महंगाई के और मसाइल के नरगे में है जब हमें हुकूमत मिली है। हालांकि जब हमने 2017 में 18 में इनको हुकूमत मिली थी, जब हमने छोड़ी थी तो इससे बहुत बेहतर पाकिस्तान था। उस वक्त अद्वियात की कीमतें कम थी, आटे और चीनी के रेट बहुत कम थे, डॉलर कंट्रोल था, GDP ग्रोथ रेट बेहतर था। बिल्कुल हमारे पास चैलेंजेस हैं, पंजाब में भी हैं, लेकिन हम इस थोड़े से वक्त में अपनी इंशाल्लाह भरपूर हिम्मत करेंगे और हम तवक्को करते हैं कि हम इस कलील मुद्दत में काफी हद तक 100% नहीं लेकिन काफी हद तक चीजों को, मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाके हम साथ ही इंशाल्लाह इलेक्शन के प्रोसीजर में आएंगे ताकि अवाम फ्रेश मैंडेट दें और वो पार्टी फिर जिसको भी इक़्तिदार मिले वो सर्व करे आकर, चाहे वो नून लीग हो या कोई और पार्टी। अच्छा बलोच साहब, पीपल्स पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पंजाब की जो गवर्नरशिप है उससे तो दस्तबरदार हो चुकी है, तो कौन कौन सी वजारतें मिलने वाली हैं पीपल्स पार्टी को, कितनी वजारतें मिलने वाली हैं, कुछ थोड़ा सा इस बारे में आप बता सकते हैं हमें? देखिए मतलब है कि इस बारे में तो जाहिर है जो हमारी नून लीग की लीडरशिप है और जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में है और उन्होंने अपने मुशावरत का जो अमल है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया है पंजाब की हद तक। और मेरा ख्याल है कि उसको पता है कि मेरे ख्याल वजारतों में कुछ हिस्सा पीपल्स पार्टी का उनकी सीटों के लिहाज से बढ़ाया गया है और जो गवर्नरशिप है वो मतलब है कि नून लीग जो है अपना बंदा नॉमिनेट बाकायदा तौर पर कर देगी। और उसमें सूरत ये है कि जाहिर है पोर्टफोलियोज क्या होंगे या बंदे कौन कौन से होंगे, इसका तो जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी ने जो फाइनल किए हैं वो तो उन्होंने नाम देने। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि हमें अंदाजा है कि हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चल रहे हैं, मरकज में भी और बिलखुसूस पंजाब में भी, मां सवाए PTI के, क्योंकि PTI तो ऑलरेडी वोट चुरा कर आई है और पाकिस्तान में अनारकी, इंतशार और महंगाई की सियासत करते हैं। ये लोग तो सिर्फ हिटलर की तरह इमरान अहमद न्याजी साहब इक़्तिदार पर बरजमान रहना चाहते हैं, चाहे अवाम को फिर ये उल्टी छुरी से ज़िबा करें या सीधी छुरी के साथ ज़िबा करें। तो इस तरह तो पाकिस्तान एक आईनी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर कानून और आइन की हुक्मरानी की हमने जद्दोजहद की है नून लीग ने और अपोजिशन की तमाम पार्टीज ने, तो लिहाजा हम इसमें इनकी गुंडागर्दी तो नहीं चलने देंगे। लेकिन अपनी जितनी भी इत्तेहादी पार्टीज हैं हमारी कोशिश होगी कि जितना वक्त हम उनके साथ इत्तेहाद में गुजार रहे हैं हुकूमत में, तो हम उनका बिल्कुल मुकम्मल ख्याल रखें, उनकी राय का एहतराम करें और उनको वजारतों में और हुकूमत में उनको वो हिस्सा दें जिससे कि वो मुतमईन हो। और आप देखेंगे कि अब तो मेरे ख्याल है पहले वो देखे ना, वो इनके गवर्नर का रवैया देखे कि मतलब है कि हर जगह पर आइन की और कानून शिकनी की बात करते हैं, पाकिस्तान को मतलब है कि नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, चाहे कानूनी तौर पर हो चाहे मुआशी तौर पर हो। और अब तो मेरे ख्याल है उनका वो मुद्दत अब खत्म हो गई है, तो नए गवर्नर आ जाएंगे, वज़रा हलफ उठा लेंगे। हमारी तरफ से डिले नहीं था, वो सिर्फ ये मसला था, वो इनकी जिद और कानून शिकनी थी जिस वजह से पंजाब की काबीना डिले हो रही थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है मजीद डिले नहीं होगी, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में काबीना हलफ उठा ले।
अच्छा, ये बताएगा कि ऑपोजिशन भी इस वक्त लग रहा है कि पूरे मूड में दिखाई दे रही है टफ टाइम देने के लिए, तो मुश्किल हो सकता है पंजाब की जो वज़ारत आला है वो संभालना सारी सिचुएशन? देखिए, पंजाब की वज़ारत आला को खुदा न खास्ता नून लीग के लिए कोई नया चैलेंज तो नहीं है। मतलब है कि आपको याद होगा कि जब 2013 में हमारी हुकूमत बनी थी और उस वक्त भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब थी, स्कूलों के हालात बहुत खराब थे। फिर उसमें के बाद आपने देखा कि अगर पंजाब में देखा जाए तो बिजली की 24 में से पूरे पाकिस्तान में 20-20, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। मैं आपको 2013 की बात कर रहा हूँ। सही। और इस किस्म के मसाइल थे, लेकिन हमने लाखों की तादाद में एजुकेटर्स, टीचर भर्ती किए। हमने हॉस्पिटल की रिहेबिलिटेशन की, उधर करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट्स लगाकर ना सिर्फ नए हॉस्पिटल बनाए बल्कि जो पहले हॉस्पिटल थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया। उनकी मतलब है कि वहाँ पर बिल्डिंग भी बनाई, वहाँ पर अद्वियात, वहाँ पर डॉक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट, इन सारे इश्यूज को एड्रेस किया, तो उनको बेहतर किया। तो अब मैं आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि आपके पास भी ज़ाहिर टाइम कम होता है प्रोग्राम में, कि पिछले 3 साल में आप सुन के हैरान होंगी कि इस नाम नेहाद सिलेक्टेड जो उस वक्त की हुकूमत थी, इन्होंने एक सिंगल टीचर भर्ती नहीं किया। एक जो पाकिस्तान का शाहकार था हॉस्पिटल, जिसमें उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर विजिट भी किया है, वो जो लीवर से रिलेटेड जिस पर ऑपरेशन होने सारा कुछ, अरबों रुपए की लागत से उस हॉस्पिटल को इन्होंने उजाड़ के रख दिया 3 साल में और सियासत की नजर कर दिया। मतलब ये है कि आप अस्पतालों में जाते थे, आपके डायलिसिस नहीं हो पाते थे, आपको सिटी स्कैन के पैसे देने पड़ते थे, आपको एक्सरे के पैसे देने पड़ते थे। यकीन करो पायोडीन तक नहीं मिलती थी। मैं ये आपको कोई सियासी मुखालफत की बात नहीं कर रहा, ये वो जमीनी हकायक हैं जिनके ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इन हालात में मतलब अवाम ने ये जीरन किया है, इन्होंने अवाम को इतना, और 3.5 साल और प्राइवेट सेक्टर में जाहिर है दवाई खरीदनी पड़ती, वो इतनी महंगी होती थी कि मतलब है कि वो आम बंदा बेचारा जो है वो तो खरीद ही नहीं सकता, इतनी महंगा इलाज ही नहीं करवा सकता। लेकिन अब इंशाल्लाह इन तमाम चैलेंजेस, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, तो देखिए सबसे बड़ा जो मसला है सर वो तो इस टाइम महंगाई है ना, तो बजट भी आने वाला है, तो जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन चीजों से आवाम महरूम रहे, उम्मीद तो यही की जा रही है ना कि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन तमाम मामलात को कैटर करेगी। जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह महंगाई वाले इशू को भी एड्रेस करेंगे। अद्वियात कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर आवाम को फ्री में मिले, जितनी शहबाज शरीफ साहब के टाइम में मिलती थी, ताकि जो आम तबका है उसको दवाई बाहर से ना खरीदनी पड़े, उनके इलाज मुआवजे की हर दवाई हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल हो। बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस के हालात बेहतर करेंगे। आपने देखा कि जिस वक्त हम गए थे हमने लोड शेडिंग का खात्मा करके गए थे, लेकिन जब आए हैं तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली। इससे बड़ी इनकी नालायकी थी। आपको पता है कि आप लोड शेडिंग का तकरीबन 75% जो है उसका खात्मा कर दिया गया है 2-3 रोज से। तो अब इंशाल्लाह ताला मजीद आटा जो है वो कंट्रोल रेट पे मिल रहा है, चीनी कंट्रोल रेट पे मिल रही है, कोई लाइनें नहीं लगी हुई। ठीक है। अली गौहर साहब, आखिरी सवाल आपसे, ऑपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने का इरादा रखते हैं या फिर उनका हक है करने दिया जाए? हेलो जी अली गौहर साहब, आपको आवाज आ रही है, सुन रहे हैं आप? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऑपोजिशन को लॉन्ग मार्च रोकने का इरादा है या फिर करने देंगे? देखिए, बात यह है कि लॉन्ग मार्च हर पार्टी का जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज करे, इंतशार ना फैलाएं। इंतशार ये था जिस तरह से पीटीवी पर हमला हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन करने की बातें करते थे ये सबका ऑपोजिशन में, जिस तरह से कि ये सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, जिस तरह से कौमी असम्बली के जंगले तोड़े, मतलब अगर वो करेंगे तो फिर कानूनी तरीके के साथ इनको बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे और सख्ती से रोकेंगे। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरा तज्जिया भी अपना सामने रख रहे थे और उम्मीद अच्छे की ही दिला रहे थे अवाम को कि आने वाले दिन जो है वो अच्छे ही होंगे, और 2013 की भी कुछ अच्छी यादें भी शेयर कर रहे थे और आने वाला टाइम भी। चले जनाब, देखते हैं अवाम के लिए क्या रिलीफ होगा, मुस्लिम लीग नून क्या इकदाम लेती है आम आदमी के रिलीफ के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रूह अफ़ज़ा के किचन में क्या बनने जा रहा है
बताएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। कम बैक जनाब, नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और मुझे ब्रेक में ही पता चला है कि आज बड़े ज़बरदस्त रेसिपी के साथ अनम आई हैं और बड़ी जनाब मीठा बना रही हैं आज किचन में, और डिश का नाम है नवाबी सवैयाँ। शाही ख़ानदान में बनती होंगी नवाबी सवैयाँ, तो कौन से रेसिपी इसकी है वो हम आपको बताएंगे, ताकि जब आपके घर में मेहमान आए तो जनाब आप भी उनको फटाफट ज़बरदस्त सी नवाबी और मीठी मीठी सवैयाँ बनाकर उनका आप इस्तकबाल करें। तो बड़ी झटपट और क्विक रेसिपी है ना, मुझे ब्रेक में बता रही थी, तो अनम के पास से चलते हैं और उनसे ही हम जानते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये शाही खानदान में जनाब ये नवाबी सवैयाँ बनती रही हैं? जी जी बिल्कुल, ये शाही खानदान में नवाबी सवैयाँ बनती रही है। अच्छा, बेसिकली ना क्या है कि इसकी टेक्निक कुछ इस टाइप की है कि अलग अलग दोनों चीज़ें जो है वो रेडी होती हैं। अच्छा, कस्टर्ड अलहदा रेडी, क्या कस्टर्ड अलहदा रेडी होगा, अच्छा, और जो सवैयाँ हैं वो अलहदा रेडी होंगी। तो जो है इसकी मैं आपको एक क्विक रेसिपी देती हूँ। अभी आपने कस्टर्ड रखा हुआ है? अभी मैंने कस्टर्ड रखा हुआ है। अच्छा, कस्टर्ड जो होगा इसका स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो थिक होगा। अच्छा, सबसे पहले जो है हम सवैयाँ रेडी करेंगे। सवैयाँ रेडी करने के लिए मैंने घी लिया था तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने उसके अंदर 2 पैकेट जो बारीक वाली सवैयाँ होती हैं वो डाल दी। साथ में इलायची पाउडर डालें या आप इलायची जो साबुत इलायची होती है वो डाल लें, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आपने क्या करना है कि अच्छी तरीके से उसको कड़कड़ा लेना है, सवैयों को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है, डाल लें अच्छी तरीके से। जब सवैयों की भुनाई हो जाए तो उसमें तकरीबन हाफ कप के करीब आपने पानी डाल देना है। अच्छा, पानी डाल के आपने क्या करना है कि सवैयों को थोड़ा सा ना इस तरह की पोजीशन में लेके आना है कि अलग अलग भी हो लेकिन पक्की भी हो, कच्ची ना हो। अच्छा, फिर आपने जब ये इस पोजीशन में आ जाएंगी तो आपने जो है अपनी डिश के अंदर पहली एक लेयर जो है सवैयों की रेडी कर लेनी है, और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर ये कस्टर्ड डालेंगे। अच्छा, ये कस्टर्ड जो है सिंपल कोई मिल्क लिया है मैंने 1 लीटर के करीब। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है रूह अफ़ज़ा तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। साथ में मैंने इसके अंदर ऐड की है 2 से 3 टेबल स्पून शुगर। साथ में इसमें ऐड किया है क्रीम के साथ इसमें ऐड किया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, सिर्फ फ्लेवर एनहांस करने के लिए। अच्छा, इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जो है फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी फेवरेट फ्रूट है, कोई भी कॉकटेल फ्रूट आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी सवैयों के अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर लेकर आते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इन सवैयों को जो है मैं इस कस्टर्ड को डालेंगे सवैयों के अंदर। अच्छा, एक लेयर हम सेट करेंगे इसकी, और उसके ऊपर जो हमने बाकी रिमेनिंग अपनी जो सवैयाँ बचाई हुई हैं हम वो डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, वो डालने के बाद अच्छी तरीके से जो है हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद जो है लास्ट मोमेंट पे उसके ऊपर मैं डालूंगी नट्स, और नट्स के बाद जो है इसके ऊपर बेशक चांदी की वर्क जो है आप वो भी लगा सकते हैं। तो आप ये वाली जो है सवैयाँ नबीहा आप आराम से बना कर रख दें फ्रिज में, और इसको तकरीबन जो है 1 और 2 आवर के बाद आप खाएं तो ये जो है अच्छी सी सेट हो जाती है। इसकी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर जो है ज़बरदस्त किस्म की सेट हो जाती है, क्योंकि जब कस्टर्ड तो इसको हम ठंडा सर्व करेंगे। जी, ठंडा सर्व करेंगे इसको। बिल्कुल हम फ्रिज में रखें तकरीबन 2-3 घंटों के लिए, और 2-3 घंटों के बाद आप इसको सर्व करें। और ये बहुत ही मज़ेदार और बड़ी क्विक बनने वाली ये रेसिपी, आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं और अगर आपने सिर्फ पाकिस्तानी ही कुजीन रखी हुई है अपने मेन्यू के अंदर, तो ये बेस्ट जो है डिश है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। और बनाने में भी बहुत आसान है। आपको पता है कि हर बंदे को जो है कस्टर्ड और बहुत पसंद होता है, तो सवैयों के साथ जो कस्टर्ड का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ऊपर से जो है इसके ऊपर जो है नट्स डालेंगे, तो ये जो है हमारी नवाबी सवैयाँ जो हैं ये रेडी हो गई हैं। वेरी नाइस। अच्छा अनम, सोक नहीं है कस्टर्ड में, मैं ये देख रही हूं। सोक नहीं है, सोक अच्छा, नहीं रखना, बिल्कुल सोक नहीं करना है इसको, वो फिर दूध वाली सवैयों वाला टच आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपने इसको सिंपल पहले एक लेयर सवैयों की होगी, उसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर होगी, और उसके ऊपर जो है दोबारा से सवैयों की लेयर। तो ये बड़ी जबरदस्त ड्राई क्रंची मजे की लगेगी। हाँ, हमने सवैयों को इतना कुक करना है कि उसमें एक क्रिस्पी रहे लेकिन वो गल भी जाए। अच्छा, तो इसलिए जो है मैंने सिर्फ 2 पैकेट में हाफ कप पानी ऐड किया है, और उसको जो है मैं आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर जो है मैं उसको कुक करती रही हूँ, ताकि अच्छी तरीके से जो सवैयाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाए, ताकि जब आप उसको खाएं तो आपको उसके अंदर एक कच्चापन ना फील हो। अच्छा, आप इसके अंदर जो है और भी नट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स जैसे कि खुबानी
और आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सवैयां यही यूज करनी है बारीक वाली? हाँ, सवैयां बारीक ही यूज करनी है, मोटी वाली नहीं। वो वाली सोक्ड हो अगर दूध वाली तो वो ज्यादा वैसे अच्छी होती है। हाँ, तो वो उस तरह से है कि अगर मोटी सवैयां डालेंगे तो मोटी सवैयों के अंदर ना क्रिस्प नहीं आता। आपको जो है इसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्प देना है, क्योंकि जब आप उसको खियोनियां और सवैयां फर्क होता है दोनों में? फर्क होता है, बहुत बारीक नहीं होती, वो बहुत बारीक होती है और इसका टेस्ट प्रोफाइल भी थोड़ा डिफरेंट। वो भी हम वैसे यूज कभी, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जो है हम किसी दिन उसके साथ कुनाफा बनाएंगे। इसमें 2 लेयर्स लगी हैं तो हम उसमें अगर एक लेयर हम उसकी भी लगा सकते हैं, तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर भी आ सकता है। बिल्कुल, ये तो अच्छा आपने फ्यूजन किया है ना, देखा। चलिए अनम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ जनाब शेयर किया। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, देना मत भूलिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।